गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है? हाउस द जोश? और हाउस द जोश? बोर हो रहा है क्या भाई? सीए बनना है कि नहीं? जबरदस्त, आज मजा आया ना बेडू। इसी जोश के साथ फटाफट शुरू करेंगे। कौन सा एक्ट चल रहा है भाई? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? Agreement enforceable. What do you mean by agreement? Every promise, set of promises forming consideration for each other. What do you mean by promise? When a person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to have been accepted, and proposal once accepted becomes a. What do you mean by proposal? When one person signifies to another his willingness to do something or abstain from doing something with the view of obtaining assent of that other party to such act or abstinence, he is said to be making a offer. How many essential elements are there? पहला, case law, state of Gujarat versus. Number 2, intention to create legal, पति पत्नी, Balfour versus. Number 3, legal formalities. कौन से एग्जाम्पल? इंश्योरेंस एंड इमोरल प्रॉपर्टी। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? और इमोरल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे। नेक्स्ट, सर 10,000 लीटर ऑयल, कौन सा ऑयल? नहीं पता, तो पता रहना चाहिए, राइट? नेक्स्ट, चांद तारे तोड़ ले आऊंगा, डिस्कवरी ऑफ ट्रेजर बाय मैजिक, अमर बना देना, अजय बना देना, सांस लेना सिखा देना पानी के अंदर। पॉसिबल है क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं। ये जो 5 आपने बताए ये तो अलग आ गए। सेक्शन 10 ने आपको 6 इसेंशियल्स और दिए। पहला क्या बोलता है? देयर हैज टू बी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। नंबर 2, पहले बताओ कंसेंट मतलब क्या? मीटिंग ऑफ माइंड्स, कंसेंसस एड इडम। यू हैव टू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एड्रेस्टिया में रियल कंसेंट था क्या? नहीं था, बिकॉज दोनों अलग अलग सोच से आए थे। मियर कंसेंट इज नॉट इनफ, ट्रू और फॉल्स? Yes, mere consent is not enough. The consent has to be free. When will I say that the consent is not free? When the consent is obtained by number 1, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. वापस, coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. सुसाइड करने की धमकी देके कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा हूं, बंदूक, आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके आपके बच्चे को किडनैप कर लिया। बच्चा कहां से है तुम्हारा? बह गए थे तुम लोग। नेक्स्ट, किसका है? होगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सुनो, टीचर होने का गलत इस्तेमाल किया मैंने आपका ही प्रोडक्ट सस्ते में खरीद लिया। पेरेंट्स, डॉक्टर, लॉयर, एडवोकेट, ओके। मास्टर एंड सर्वेंट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मैंने आपको वो नहीं किया ही आज, तो एप्पल स्टिकर, फ्रॉड है। मैंने आपको बोला ये असली पिकासो का पेंटिंग है, फ्रॉड। मैंने बोला कि मेरे कार का एवरेज रहेगा कुछ 20-25, एक्चुअल 8 था। मुझे लगता है मेरे फोन का बैटरी डेड नहीं है, अच्छा है। मैंने आपको बोला कि मेरी रेड कार खरीद लो, आपको लगा कि आप ब्लू कार खरीदने आ रहे हो। देयर इज नो रियल कंसेंट। वेन एवर द कंसेंट इज कॉज्ड बाय, वंस अगेन, कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, fraud, misrepresentation, mistake, the consent is not there. The consent is not free, and if the consent is not free, the contract is not valid. क्या होगा वो हम बताएंगे। void नहीं होता। मैंने आपको बताया था coercion, undue influence, fraud और misrepresentation पे contract क्या होता है? voidable। और mistake में क्या होता है? void। अगर bilateral mistake है, जैसे कि एग्रेस्टिया में हुआ था। एग्रेस्टिया याद है? शिप, हाउस प्रॉपर्टी। बहुत अच्छे सर। और बताओ नेक्स्ट, कैपेसिटी या कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। 3 तरह के लोग कॉम्पिटेंट होते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, मेजर, मतलब कितने साल का होना चाहिए? मेरा बर्थ टाइम अगर 12 बजे का नहीं है, 1 बजे का है, तो भी मैं कब से मेजर रहूंगा? 12 बजे से। नेक्स्ट, साउंड माइंड, मतलब he should be in his senses to understand good and bad in the contract. If a person is drunkard, lunatic, intoxicated, not in his senses, इनफीबल, यानी कि एज बहुत ज्यादा हो गया, बेड रिडन है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है, क्या आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, क्या आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो साउंड माइंड का है? अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, उससे कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कब करेंगे? व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। बहुत अच्छे सर। क्या एक कॉन्विक्ट जो जेल में बैठा है,
एक इंसॉल्वेंट, एक फॉरेन एम्बेसडर, फॉरेन सिवरन, एक ऐसा इंसान जो उस कंट्री से बिलोंग करता है जिस कंट्री के साथ हमारी कंट्री का एक्टिव वॉर डिक्लेयर्ड है, इसको बोलते हैं एलियन एनिमी। ये सब लोग, इसके अलावा और भी है ना, कॉर्पोरेशंस भी है कुछ जिनको मना करके रखा हुआ है। अगर आप डिस्क्वालिफाइड हो, आपको स्पेसिफिकली बोला गया कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट अलाउड टू डू कॉन्ट्रैक्ट्स। सर क्या फॉरेन एम्बेसडर्स, कल संस्कार पूछ रहा था, कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, विथ ड्यू परमिशन आप कर सकते हो। वॉर के सिचुएशन में भी देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर अलाउड, जो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ इंडिया का वॉर हो गया, ठीक है, इसके पहले, बट फिर भी कुछ ट्रीटीज थी, पानी सप्लाई हो रहा था, लेकिन होने दिया ना हमने, डिसअलाउ करके पानी रोक दिया था क्या? मैं लास्ट वॉर की बात कर रहा हूं, ये वाला जो अभी हादसा हुआ, दिस वाज नॉट वॉर, इट वाज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज अ वॉर, राइट? जब मैं प्रीवियस वॉर की बात कर रहा हूं, तो जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्नमेंट कंटिन्यू भी कर सकती है, उनके ऊपर चॉइस है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कंटिन्यू करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारे बेनिफिट के लिए भी कंटिन्यू हो सकते हैं। तो ये जो मैं डिस्क्वालिफाइड बोल रहा हूं, ये नॉर्मली दे आर नॉट अलाउड टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो स्पेसिफिक परमिशन लेके आए गवर्नमेंट की और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वी आर फाइन विद इट, दैट इज अलाउड। क्लियर रहेगा ये बात? चलो, ये सिलेबस में नहीं है, जनरल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। मेजोरिटी का एज कितना है इंडिया में? ओके, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट? क्या मैं आगे बढ़ूं? लॉ कहता है कि बिना कंसिडरेशन के तो शायद मां बाप भी बच्चे को ना पाले, ऐसा लॉ कहता है। क्या हम अपने पेरेंट्स को कुछ इन रिटर्न देते हैं? क्या लगता है? कितने लोग लगता है कुछ नहीं देते? अरे मां बाप की बात कर, तुम्हारे अपने पर्सनल, कि हम उनको इन रिटर्न कुछ नहीं देते, लेकिन क्या मां बाप हमारे को बहुत सारी चीजें दे रहे हैं? खाना पीना रहना सब कुछ, है ना? कितने लोग लगता है मां बाप को इन रिटर्न कुछ तो देते हैं हम लोग? हाँ, क्या देते निक्की मैडम? एप्पल ला के दे, उसमें भी तो उसमें भी तो मार खा लिए भाई। देखो पेरेंट्स, ये ऐसा है ना कि ये प्यार मोहब्बत वाली चीजें लॉ के बियॉन्ड है, ठीक है? अभी तुमको अगर निब्बा निब्बी करना है और तुमको अगर अपने निब्बी के लिए कुछ खरीदना है, तो इन रिटर्न आपको कुछ मिले ना मिले, आप तो करेंगे ना। तो आउट ऑफ लव अफेक्शन वाली चीजें यहां पर हम कवर नहीं करते, यूनिट 2 में करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन है लॉ में। क्या रे, हाँ है क्या निब्बी? अच्छा नहीं है, तू खर्च कर आएगी। तो देख सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ऊपर ही बातें होगी, लेकिन यूनिट नंबर 2 में होगी, कंसिडरेशन में होगी। यूनिट 2 का नाम क्या है? कंसिडरेशन। पूरा यूनिट ही हम इसके ऊपर करने वाले हैं। तो इस यहां पर इस जगह पे बहुत ज्यादा मैं अंदर नहीं घुसूंगा कंसिडरेशन के, क्योंकि पूरा यूनिट आपको पढ़ाने का है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। वो मां बाप वाला एग्जाम्पल छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं, क्या आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा है? यहां पर आप फीस देके बैठे हो, करेक्ट, आपको उसके रिटर्न कुछ मिल रहा है? मैं तो यहां पढ़ा रहा हूं, क्या मुझे इसकी रिटर्न कुछ मिल रहा है? मैं कोई फोकट में पढ़ा रहा हूं क्या इधर? ये चैरिटी है क्या? मेरे को पैसा मिल रहा है भाई, करेक्ट है ना? और आप बोलते हैं ना, फिर आप अगर आपको कोई चीज नहीं मिली, अगर मान लो बुक ही नहीं मिली आपको, हमने बोल दिया बुक्स नहीं देंगे, क्या आप, ध्यान से सुनना, क्या आप लीगल एक्शन ले सकते हो? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग योर समथिंग इन रिटर्न। क्या मैं ऐसा बोल रहा हूं समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ रिटर्न? नहीं, मैंने बोला कुछ तो भी इन रिटर्न आपको मिलना चाहिए। अब वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो किसका एग्जांपल है भाई? व्हाइट शर्ट, बड़ा क्यूट लग रहा है, तो आज तेरा नाम बता भाई। भार्गव। भार्गव, क्या आप अपने घर वालों के तरफ से उनके बिहाफ पे कभी कुछ परचेस करने गए? सब्जी खरीदने गए कभी? क्या आपको लगता है कि आप जब सब्जी परचेस करने जाते हो, ठीक है, आप एक मार्केट में गए, उसी वक्त आपके मम्मी भी उसी मार्केट में वही सब्जी लेने गए, क्या आप सेम रेट पे सब्जी लेके आओगे जो आपकी मम्मी लेकर आई है? कौन सस्ते में सब्जी लेके आएगा? वो तो भाई वो गॉड लेवल है, करेक्ट? कभी मैच कर सकते क्या हम? अच्छा, क्वालिटी किसकी बेटर होगी? करेक्ट है। तो मेरे को बताओ, आपका ट्रांजैक्शन वॉइड हो गया क्या फिर? बट इसको तो फिर महंगे में मिली ना सब्जी। मान लो अभी आम खरीदने गए, ये 1000 रुपए दे के आया, मम्मी ने 600 रुपए में ले आया, तो क्या इसका ट्रांजैक्शन वॉइड हो गया क्या? लॉ कहता है समथिंग इन रिटर्न चाहिए, समथिंग ऑफ इक्वल वैल्यू नहीं। वो तो बार्गेनिंग पावर ऑफ पार्टी के ऊपर है। इसका बार्गेनिंग पावर कम है, मम्मी का ज्यादा है, बिकॉज उनके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब इसका आज से 20-25 साल बाद मम्मी तो नहीं बनेगा, लेकिन पप्पा बनेगा ना। गलत है, बोले मम्मी बनेगा तो पता चले मैं कैसे बनूं अभी, इतना नहीं, पप्पा तो बनेगा, लेकिन तब क्या इसका बार्गेनिंग पावर खतरनाक हो जाएगा। तब इसके बच्चे मुंह छुपा के घूमेंगे। ये दुकान में जाएगा, भैया ये पैंट चाहिए, बोलेगा उस टाइम पे रेट कितना रहेगा पैंट का? 6000। हो सकता है ना भाई?
7,000 आज ही आजकल आ जाते हैं ना 6-7 हज़ार, चल 12,000 पकड़ लेते हैं। दुकानदार बोलेगा भाई 12,000 का पैंट है सर ले लो, ये क्या बोलेगा 1,500 रुपए दूंगा। फिर बच्चे इसके मुंह छुपा के भागेंगे। आज तुम ऐसा करते हो, आज तुम मम्मी के साथ जाते हो सब्जी खरीदने, दुकान वाला बोलता है दीदी 40 रुपए किलो है, दीदी क्या बोलती है 20 रुपए में 2 किलो चाहिए। दुकानदार ऐसे देखता है, मन ही मन कुछ कुछ मंत्र जाप करता है बोलता है दीदी नहीं हो पाएगा। तब आप क्या कर रहे होते हो, आप अर्जेंट फोन आया कि एक्टिंग करके दूर जाके खड़े हो जाते हो, ऐसे हो गया क्या बोले मैं तो सिर्फ थैली उठाने आया हूं। आज जो तुमको एम्बैरेसमेंट हो रहा है ना, ये कल तुम किसी और को देने वाले हो। यही विधि का विधान है भाई, सबके साथ यही होने वाला है। तो कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, ये समथिंग वैल्यूएबल होना चाहिए क्या? जैसे कोई बच्चा है, भाई आपका नाम क्या है? अच्छा डांसर। हाँ आप ही एक डांसर हो क्लास में। हाँ भाई अद्वैत। अद्वैत अद्वैत अरे बहुत जबरदस्त डांसर है भाई, तुमने उसका डांस नहीं देखा? अरे एक तरफा है, दिखाएंगे हम। अद्वैत भाई सुनो, और वो टैलेंटेड भी है तो उसको बोलने के पहले सोचना स्कोर भी करता है बंदा। स्कोर एज इन मार्क्स, ओके जस्ट इन केस, अभी कि आजकल के वो स्लैंग नहीं समझते ना मेरे को। अद्वैत भाई मैं तो एग्जाम्पल ही भूल गया इतनी तेरी बारे तारीफ करते करते। खैर चलो, अद्वैत आप फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपने सोचा इंटरमीडिएट में भी लॉ मैं आदर्श सर से पढ़ूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। ये मेरे पास आके ऑफर देता है, सर आप मुझे इंटरमीडिएट में लॉ पढ़ाओ, मैं आपको दुआओं में याद रखूंगा। मैंने आंखें बंद करके मंत्र जाप किया। मेरे को बताओ, दुआओं में याद रखूंगा, इज इट अ कंसिडरेशन? पर कर रहे ना वो याद। अरे सच में वो आंखें बंद करके ऐसा बैठा रहता है, बोलता है हे भगवान आदर्श सर का भी कुछ करा ही देना मतलब लाइफ में। वैल्यू नहीं है मैं भाई, कितना बड़ा वैल्यू है तुम्हारे लोग दुआ में। मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू है क्या उसकी? क्या उसकी दुआ से मेरा पेट भर सकता है? मैं तो भूखे ही मर जाऊंगा ना। अगर सारे बच्चों को मैं दुआओं में पढ़ाऊं तो किसी दिन मैं भी ऐसे ही रास्ते पे खड़ा रहूंगा कि भाई 2-4 रुपए दे दो, दुआओं में याद रखूंगा। है कि नहीं? सीन है ना भाई। बट उसने बोला कि सर मैं आपको 1 रुपया दूंगा, 1 रुपी। नाउ इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बट सर आपका क्लास तो 12,000 का होगा, ये 1 रुपये में आप दे दोगे। लॉ बोलता है कंसिडरेशन चाहिए, इनफ, एडिक्वेट, इसके बारे में बात नहीं करता। समथिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। सर अद्वैत ऐसा बोल सकता है कि मैं अपना फोन और एक लैपटॉप आपको दे दूंगा, आप मेरे को पढ़ा दो, विल दैट बी वैलिड? सर उसका इकोनॉमिक वैल्यू है ना, आप उसको बेच सकते हो, दुआओं को बेच नहीं सकते। तो लॉ कहता है कंसिडरेशन, एक वर्ड आपको याद करना है, जैसे आपने कंसेंसस एडिडम किया ना वैसा ही, और वो है क्विड प्रो क्वो। सुना होगा आपने, क्विड प्रो क्वो, इसका मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। याद रखोगे? अब मैंने 2 टर्म्स आपको लैटिन बताए, एक है कंसेंसस एडिडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स, एक है क्विड प्रो क्वो दैट इज समथिंग इन रिटर्न। ऐसे नॉर्मली भी लैंग्वेज में आजकल यूज करते हैं लोग स्टाइल मारने के लिए। न्यूज चैनल में आते हैं देयर हैज टू बी क्विड प्रो क्वो, मतलब हाउले कंसिडरेशन बोल दे। जबरदस्ती शशि थरूर बन के किसी को कुछ मिलता क्या? जबरदस्ती बनते। चलो कुछ सवाल, एनीवन? ओके, a valuable consideration in the sense of law may consist either of some right, interest, profit or benefit। क्या बोला है? कंसिडरेशन ऐसा होता है बोलिए कि एक व्यक्ति को राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या बेनिफिट मिलता है और वहीं दूसरा पार्टी कुछ फोरबियर करता है। फोरबियर मतलब जाने देना, छोड़ देना, ठीक है? यहां पे आपको बेनिफिट मिल रहा है, यहां पे दूसरे बंदे को कुछ तो छोड़ देना पड़ रहा है। एक बंदे का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे का डेट्रीमेंट या लॉस हो रहा है। एक बंदे को कुछ राइट मिल रहा है, यानी कि उसको कुछ आपसे मांगने का अधिकार है, तो दूसरे बंदे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि भाई आपको देना पड़ेगा। कंसिडरेशन ऐसे ही चलते हैं। अगर मैं आलू खरीदने जाऊंगा तो मेरा राइट है टू गेट आलू, बट उसका भी देन राइट बन जाता है टू गेट मनी, मतलब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है टू गिव मनी। सो व्हाट इज माई राइट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वॉट एवर इज योर राइट दे आर माई रिस्पॉन्स, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। सो कंसिडरेशन में क्या होता है, एक पार्टी को राइट्स, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स मिलता है तो दूसरे पार्टी को वो देना पड़ता है। डेट्रीमेंट, फोरबियरेंस, लॉस उसको होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलती है। बट दोनों पार्टीज को एक राइट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट होगा। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे रहेंगे जिसमें एक ही पार्टी को राइट मिल रहा है, दूसरे को कुछ राइट्स नहीं मिल रहे, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, एंड स्टिल द कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड। ये हम कब पढ़ेंगे?
यूनिट नंबर 2 में, ठीक है। अभी के लिए हम नॉर्मल जिंदगी जीते हैं। So A agrees to sell his book to B for 100 rupees. B promised to pay 100 rupees in consideration for A's promise to sell his book, and A promised to sell the book in the consideration of B's promise to pay 100 rupees. यही बात उन्होंने बताई जो मैंने कल बताया था। दो पार्टीज है A और B, एक बंदे को बुक देना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और दूसरे बंदे को उसके लिए पैसे देना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और राइट क्या है इन लोग का? इसको पैसा मिलने वाला है और इसको बुक मिलने वाला है। इज दिस करेक्ट? चलिए आप कंसिडरेशन लिखिए। हाँ, लिख लिया कंसिडरेशन। क्विड प्रो को का मतलब क्या होता है? पूरी दुनिया इसी पे चलती है, राइट? क्या थका थका फील कर रहे हो आफ्टर 2-3 क्लासेस? नहीं, एकदम एनर्जेटिक है। कर लेंगे लाइफ में सीए जैसा डिफिकल्ट कोर्स। कैसे करेंगे? पढ़ाई करके। आपको पता है रॉ एफर्ट्स विदाउट एनी डायरेक्शन इज यूजलेस। आपको पता है ना कैसा होता है कि आप एफर्ट्स डालो बट विद अ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल टीचर्स आपको बोलते हैं ये होमवर्क करके आना, ये चार्ट बनाना, ये लर्न करके आना। यहां पर आपको ना रॉ एनर्जी डालनी पड़ती है, आपकी एनर्जी। लर्न करना है तो खुद बैठ के करना पड़ता है, होमवर्क करना है तो खुद बैठ के करना पड़ता है, रीड करने बोला तो खुद बैठ के करना पड़ता है। बट आप कुछ भी रैंडम कर रहे क्या अपने मन से? नहीं, आपको हर दिन टीचर बता रहे ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, आपको सिर्फ करते जाना है एंड थिंग्स विल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। प्लीज अंडरस्टैंड, इफ यू विल ट्राई टू कि भाई पूरा क्लास होने के बाद ना मैं ईमानदारी से बैठ के पूरा क्लास दोबारा देखूंगा, आप फिर अपने रॉ एनर्जी पे तो बिलीव करोगे, बट क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं मिलेगा यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। करेक्ट? डायरेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नल और नील की कहानी सुनी है क्या आपने? नहीं मालूम? नल नील नहीं मालूम उनको? क्या बात कर रहे दोस्त, सुनाओ। 2 मिनट लू पक्का? ओके। रामायण काल की बात है। कौन सा युग था? त्रेता युग। सीता मां का हरण हो गया था। राम भगवान पूरी वानर सेना लेके भाई हमला करने के, भाई अब तो हम लेकर आएंगे सीता को वापस, ठीक है। बट बीच में एक बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है। एक आदमी 2 आदमी तो समुद्र क्रॉस कर सकता है, बट उस जमाने में इज इट इजी? डू यू थिंक इज इट इजी कि पूरा का पूरा आपका आर्मी समुद्र क्रॉस करे? इट वॉज इम्पॉसिबल। जैसे आज आपका सीए कोर्स आपको इंपॉसिबल लगता है। सो मेनी सब्जेक्ट्स, फाउंडेशन में 4, इंटरमीडिएट में 6, फाइनल में 6, अभी क्या करे सब इतना, और एक एक बड़ा बड़ा बुक है भाई, हजार क्वेश्चंस है, हर दिन लर्न करना है, इतने सारे सेक्शंस, फेल होने का डर। सोसाइटी में लोग क्या बोलेंगे? आज जो लोग वाहवाही कर रहे हैं कि अरे वाह आप सीए कर रहे हो, यही कल एग्जाम के रिजल्ट के दिन क्या बोलेंगे? अरे नहीं हुआ। जबकि पता है कि 20% रिजल्ट आता है, सबको पता है, लेकिन हर 3 महीने में आपका रिजल्ट आएगा। हर 3 महीने में वो रिलेटिव्स आके आपको पूछेंगे। ये डर, ये ना वो ओशन की तरह है जो इम्पॉसिबल लगता है, ऐसा लगता है इसको कैसे क्रॉस करूं। और उस वक्त राम जी के काम कौन आया? उन्होंने किया आह्वान, समुद्रदेव को बुलाया कि मेरे को जाने को रास्ता दो, उन्होंने नहीं दिया। एक वक्त तो ऐसा उनको लगा कि पूरा समुद्र में नष्ट कर दूंगा, बट उन्होंने सोचा कि इसके अंदर कितने सारे जीव रहते हैं, उन सबको मैं कैसे मार सकता हूं। तब उनके रेस्क्यू के लिए कौन आया? हनुमान या नल और नील? नल और नील ये 2 वानर थे, ठीक है, भाई। और विश्वकर्मा, पता है लॉर्ड विश्वकर्मा, ही इज एन आर्किटेक्ट, सेलेस्टियल आर्किटेक्ट, मतलब भगवानों के आर्किटेक्ट, ठीक है। इन्होंने, ये उनके बेटे थे, ठीक है। इनको बचपन में शरारती थे ना, तो एक ऋषि ने इनको श्राप दिया था। ऋषि ऐसे बैठ के अपनी ये करते थे ध्यान, तो ये क्या करते थे, उनकी चीजें उठा उठा के ना पानी में फेंक देते थे। तो उनको श्राप दिया था कि नहीं अब तुम कुछ भी पानी में डालोगे ना वो तैरेगा, डूबेगा नहीं, बचपन में। एंड इमेजिन वो एक श्राप उनके लिए आशीर्वाद बन गया जब जरूरत थी। क्योंकि जब जरूरत थी तो लिटरली उन लोगों ने पूरी सेना का इस्तेमाल करके वो सेतु बनाया, राम सेतु, आपने सुना होगा, ब्रिज बनाया।
क्या आपको लगता है कि अगर वो बोल देते कि ठीक है ये पत्थर है, ये सेना है, ये वानर सेना, ये पत्थर उठाओ पानी में डालो ब्रिज बन जाएगा? क्या आपको लगता है सारे वानर अगर पत्थर डालते तो ब्रिज बनता? स्कैटर्ड इफेक्ट, जो भी स्कैटर्ड एक्टिविटी है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, वहां पे ब्रिज नहीं बना होता और लैंड मास बन गया होता, बट ब्रिज नहीं बना होता, यू वुड नॉट हैव बीन एबल टू क्रॉस। तो क्या करना था आपको? इतने बड़े सेना में हर एक व्यक्ति को एक टास्क असाइन करना था, उसको मॉनिटर करना था। क्या एक दिन में हुआ होगा ये काम? कितना टाइम, कितना एफर्ट्स, कितने सारे लोग, कितना कोऑर्डिनेशन और कितना पेशेंस। ओशन के अंदर आप सेतु ब्रिज बना रहे हो, उस टाइम पे बुलडोजर थे क्या? चला दिया, क्रेन थे क्या? एक एक पत्थर हाथ से उठा के आपको डालना है। पत्थर कहां से आएगा? आसमान से टपकेगा या उसको खोद के निकालना पड़ेगा? तो एक टीम लगेगी पत्थर खोदने में, एक टीम लगेगी उसको लेकर आने में, एक टीम लगेगी यहां उसके ऊपर श्री राम लिखकर डालेंगे, फिर उसके बाद उसको अटकाएंगे, वरना तो पत्थर पानी में बह जाएंगे। इतना प्रोसेस करते 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 पेशेंटली वो ब्रिज बना, जिससे पूरा आर्मी क्रॉस हुआ, वॉर हुआ, जीते, वो आर्मी विद सीतामा वापस आई। आज हमको रामायण बोलो तो नल और नील का नाम, आई वॉज शॉक टू नो कि किसी को शायद नहीं पता था, या बहुत कम लोगों को पता था, या शायद स्टोरी सुनने के बाद याद आया। हनुमान, राम, लक्ष्मण हम सब जानते हैं, बट विदाउट नल एंड नील द स्टोरी वुड हैव बीन इनकम्प्लीट। करेक्ट? शायद वहां तक पहुंचा जाना ही बड़ा मुश्किल होता। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एफर्ट्स आप सब डालने रेडी है, पत्थर उठाने के लिए आप सब तैयार है, बट अगर आप एमलेसली पानी में पत्थर फेंकोगे ब्रिज नहीं बनेगा। स्कैटर्ड इफेक्ट जो भी आप करते हो ना, ये आपके एफर्ट्स दे आर वेस्ट। यू हैव टू गो बाय प्लानिंग। सो प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑल्सो प्लानिंग योर स्टडीज। गुरु का मैंने आपको पहले ही बताया था, श्री कृष्ण और शकुनी का एग्जाम्पल। गुरु मैटर करता है, क्योंकि अगर मेरे ही मन में अगर पाप है ना तो आप सब पापी बनोगे, लेकिन अगर मैं आपको ईमानदारी से गाइड करने तैयार हूं तो आपको सिर्फ क्या करना है? फॉलो करना है। तो अभी जो भी होमवर्क आपको मिलेंगे, क्योंकि अब आपको होमवर्क मिलना स्टार्ट हो जाएगा, अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेके आपको बोलूंगा कि अब आपको इसको सॉल्व करना है, बिकॉज हम इसेंशियल्स तक पहुंच गए। तो आपको वो होमवर्क डेली बेसिस पे करना है। मैं आपको एक चार्ट बुक भी दिलवा रहा हूं, वो चार्ट बुक से भी रीडिंग करना है, ताकि आप एग्जाम टाइम पे वन डे में उसको रीड कर सको। ये जो इतना बड़ा समुद्र है ना, ये पार किया जा सकता है। ऑल यू हैव टू डू इज हैव फेथ। और देखो क्या है कि राम भगवान गाइड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन सेना को काम खुद से करना पड़ेगा ना, तो आपको खुद अपना बोझ उठाना पड़ेगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली रिजल्ट विल कम। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होंगे, बहुत बड़ा जर्नी है, हम आपके साथ है। बस इंश्योर करो कि आप हमारे चीजें जो हम बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। ठीक है, तो ये अभी आप याद करोगे डेफिनेशन, क्योंकि अभी भी क्लास में कुछ बच्चे हैं जो डेफिनेशन नहीं बोल पा रहे। ठीक है, विच इज नॉट गुड। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे। नेक्स्ट पार्ट बड़ा इजी है, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये सेंसिबल है। हाँ सर, पार्थ के लिए रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। पार्थ, मैं आपको अगर 100 रुपीज दूं और बोलूं कि पार्थ जाओ और जाकर, और कोई बच्चा है क्या यहां पे, सौवर्ण का मर्डर कर दो, विल यू डू इट? आप में से कोई करेगा 100 रुपए के लिए मर्डर? 10,000 के लिए? 1 लाख? अरे अमाउंट बढ़ रहा है, 20 लाख, 50 लाख? अगर मान लो कोई कर ही देता है तो व्हाट विल हैपन? विल यू बी एबल टू रिकवर द मनी फ्रॉम मी? नहीं। वाई? नहीं, लीगली बताओ। गलत काम तो ठीक है, बहुत सारे गलत काम होते रहते हैं जीवन में, लेकिन हाँ, गलत काम तो कल भी एग्जांपल दिया था मैंने तुमको, गलत काम विद कंसिडरेशन हुआ। सर लॉ कहता है एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द अनलॉफुल कंसिडरेशन इज वॉइड। अगर लॉफुल कंसिडरेशन हो तो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अद्वैत को बोल सकता हूं कि अद्वैत यू प्लांट 10,000 ट्रीज, इन रिटर्न आई विल गिव यू अ स्पेस टू लिव। मैं उसको पैसा नहीं दे रहा, वो मेरे को पैसा नहीं दे रहा, वो झाड़ लगा रहा है, मैं उसको रहने के लिए जगह दे रहा हूं। इज इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? बोथ ऑफ अस आर गेटिंग समथिंग इन रिटर्न। अब आप बोलोगे सर झाड़ लगाने से आपको क्या फायदा हुआ? मेरे को बस झाड़ लगा के चाहिए था, मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। अब मुझे उसका मॉनिटरी बेनिफिट हो ना हो, एनवायरमेंट को, वो मेरा प्रॉब्लम है। क्या मेरे रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई? उसको उसका रिक्वायरमेंट मिल गया, रहने को जगह मिल गया, इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कुछ भी इलीगल है? अगर यही मैं उसको बोलूं कि मैं आपको रहने के लिए जगह देता हूं, आपको 10,000 झाड़ काटने हैं, सिर्फ काटने हैं, विदाउट एनी रीजन, डू यू थिंक इट विल बी लॉफुल? वाई नो? अभी इसमें मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट सोसाइटी का नुकसान हो रहा है। अब सोसाइटी का नुकसान हो रहा है इसलिए वो गलत है, ये नहीं रहता ऐसा।
मतलब अगर सच में वो जंगल में झाड़ काटना शुरू कर दे, ठीक है, सच में बता रहा हूं मैं, सोसाइटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा। आपको पता है आपने नो क्यों बोला, आपको पता नहीं है क्यों नो बोला। जंगल में जाके झाड़ काटना ये फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ है, करेक्ट है ना? फॉरेस्ट लॉज है इंडिया में, जितने भी फॉरेस्ट एरिया उसको कवर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सिर्फ झाड़ों को नहीं एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जब ये झाड़ काट रहा है, ये एक लॉ तोड़ रहा है, एंड दैट्स व्हाई द कंसिडरेशन इज अनलॉफुल एंड दैट्स व्हाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। क्योंकि वो झाड़ अगर मेरे खुद के होते, तो मेरा सागवान का खेती है, मैंने उसको बोला है कि मेरे सागवान के सारे झाड़ काटो, मुझे इसको बेचना है, डू आई हैव अ राइट टू डू दैट? यस। नाउ इज इट वॉइड और वैलिड? सर पहले भी झाड़ काट रहे थे, अभी भी झाड़ काट रहे हैं। पहले वॉइड था, अभी वैलिड है। क्यों? क्योंकि पहले आप फॉरेस्ट लॉज ब्रेक करके काट रहे थे, अब आप मेरे ही प्रॉपर्टी में, आप मेरे ही कहने पे काट रहे हो, जिसका मुझे राइट है। तो बिल्डर अगर अभी यहां पर बिल्डिंग बनाते हैं, मान लो पहले जंगल था, मैक्सिमम तो हमारा पूना ऐसी एक्सपांड हुआ है, पूरे जंगल काट काट के बिल्डिंग्स बनी है, तो क्या वो सब इलीगल हुआ होगा? क्या उनको प्रॉपर परमिशन मिली, विद परमिशन उन्हें झाड़ कटवाए और फिर बिल्डिंग्स बनी है। सो नॉट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड जहां पे आपका मन करे वॉइड। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉ ब्रेक हो रहा है क्या, करेक्ट? अगर आपको अच्छा ना लगे लेकिन लॉ ब्रेक नहीं हो रहा है, द कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी स्टिल वैलिड, ठीक है? एक प्रॉब्लम बच्चों को आती है इसमें, टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शायद गलत जवाब आएगा, बट देखते हैं। ए wanted to sell his car for 5 lakhs to B. What is the object in this contract and what is the consideration? Object is car and consideration is done. किसी को कुछ और बोलना है? निक्की जोर से बोलो बेटा, नहीं तो माइक देना पड़ेगा मेरे को। 5 लाख ऑब्जेक्ट क्यों नहीं हो सकता? हाँ, ओके। तो उसका भी ऐसा कहना है, उस पर हम आएंगे एक दूसरे एग्जाम्पल के बाद। मिस्टर ए वॉन्ट्स टू कट ग्रास, ही अपॉइंट्स मिस्टर बी एंड ऑफर्स हिम ₹5,000 per hour, 500 per hour. What is the object of this contract? And what is the consideration? क्लियर है? पक्का? ठीक है। ए वॉन्ट्स टू पॉलिश हिज कार, ठीक है। इन रिटर्न ही इज ऑफरिंग टू सेल हिज बाइक। समझे क्या हो रहा है? मैं आपको अपनी बाइक दूंगा, उसके बदले आप मेरे को मेरी कार पॉलिश करके दो। वापस बता रहा हूं, मैं अपनी बाइक आपको दूंगा, ठीक है, यू विल गेट माई बाइक, आपकी हो गई। उसके बदले मेरी जो कार है इसको आप पॉलिश करके दो प्रॉपर, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉलिश? बाइक। इसके पहले एग्जाम्पल में कंफ्यूजन क्यों ना मालूम? उधर पैसा था ना, तुमको पैसा दिख रहा था, फिक्स अमाउंट या कैलकुलेबल अमाउंट। अभी यहां पे गाड़ी क्यों बिगड़ गई? इधर पैसा नहीं है। First of all, please take it out of the mind that money is always a consideration. Money can be an object also. When I go and deposit my money in bank, why do I deposit my money in bank? Is it a contract? But what am I getting in return? Money? No. जब कॉन्ट्रैक्ट में से पैसा हटता है ना तो ये प्रॉब्लम आती है, करेक्ट। अभी आधी क्लास बोल रहे सर पॉलिश कार उसको पॉलिश करानी थी, ये उसका ऑब्जेक्ट था। आधी क्लास बोल रहे उसको गाड़ी बेचनी थी इसलिए उसने कार पॉलिश करवाया। सर जो निक्की कह रही थी ना वो बात सुनना चाहिए था हमने। आप जब ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन बोलते हो, आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो ना, इस पर डिपेंड करता है। अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो तो मैं मानता हूं कि ए का ऑब्जेक्ट है टू गेट हिज कार पॉलिश्ड, बराबर ना, और उसके बदले में उसको कंसिडरेशन क्या देना पड़ रहा है? बाइक। अगर आप बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसका ऑब्जेक्ट था टू गेट द बाइक और उसके बदले उसको क्या करना पड़ रहा है? कार को पॉलिश। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन डिपेंड्स अपॉन द पॉइंट ऑफ व्यू, जिस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो। हर कॉन्ट्रैक्ट में देयर विल बी 2 ऑब्जेक्ट्स एंड 2 कंसिडरेशंस। योर ऑब्जेक्ट विल बी माई कंसिडरेशन, माई ऑब्जेक्ट विल बी योर्स। बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इस तरह के लॉजिक्स दिमाग में लगाते हैं।
कि पैसा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बट अल्टीमेटली पैसा ही सबका ऑब्जेक्ट है। वो बंदा वहां पर, आपको क्या लग रहा है, अगर वो बंदा वहां पे प्रोडक्ट बेच रहा है, किराना दुकान वाला वहां सामान बेचता है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? सामान बेचना, उसका पैसा कमाना। ऐसे तो दुनिया में हर एक इंसान का ऑब्जेक्ट पैसा कमाना ही है। तो पैसा आप उसको पॉइंट ऑफ व्यू मत रखो, आप ये रखो कि आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो। व्हाट, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन है, दोनों सेम हो सकता है क्या? मतलब सेम, ये कार यहां पर आप 5 लाख में बेच रहे थे, करेक्ट? सो कार इज ऑल्सो द ऑब्जेक्ट एंड कार इज ऑल्सो द कंसिडरेशन। आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं बताओ। अगर आप ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो कार के बदले में उसको पैसा मिलने वाला है, तो उसका ऑब्जेक्ट है टू सेल द कार एंड गेट मनी इन कंसिडरेशन। और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो उसका क्या है ऑब्जेक्ट, पैसा दो और कार ले लो इन कंसिडरेशन, कि पैसा तो गया बट आई एम गेटिंग कार एज अ कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट कैन बी सेम, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू डिपेंड करेगा बायर की तरफ हो या सेलर की तरफ हो। और कंफ्यूजन क्रिएट करना है, अब हम प्रोडक्ट ही हटा देते हैं। मिस्टर ए वेंट टू टेलर, प्रोडक्ट रखते नहीं, एक काम करो पूरी सर्विस रख देते हैं। से आप सीए के पास जा रहे हो टू गेट योर आईटीआर फाइल्ड, और उसके बदले आप उसको 1000 रुपीज पे कर रहे हो। नाउ व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द कंसिडरेशन? सर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल रहे हो? मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्ट इज टू गेट आईटीआर फाइल्ड एंड कंसिडरेशन में उसको क्या मिल रहा है? उसको पे करना पड़ रहा है पैसे, उसका आईटीआर फाइल हो रहा है, उसके लिए वही कंसिडरेशन है। व्हाट इज सीए गेटिंग? 1000, और उसको करना क्या पड़ेगा इन कंसिडरेशन? आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो यहां पर ये दोनों पॉइंट मैं आपको पढ़ा दिया है, मेरे को अब अलग से पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, दोनों पॉइंट एक ही बात करते हैं, आप पढ़ लो फिर समझेगा। द कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, उसने खुद दोनों बोला एक साथ, क्यों? उसको पता है कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट कैन बी माई कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज नॉट लॉफुल इफ इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और it is such as it would defeat the provision of law, or if it is fraudulent, involves injury to the person or property, या court regards it as immoral or opposed to public policy। ये सब हम यूनिट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं, ये पूरा सेक्शन 23 यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। मैं आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, यूनिट 3 में जाएंगे। पहला लाइन यहां पे लिखा है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। क्या मर्डर प्रोहिबिटेड बाय लॉ है? क्या किडनैपिंग, डकैती? पक्का। तो अगर मैं आपको इन सब चीजों के लिए पैसा ऑफर कर रहा हूं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्या बच्चे अडॉप्ट करना लीगल है? क्या बच्चे अडॉप्ट करना लीगल है? प्रॉपर लॉज है इसके लिए। व्हाट इफ मैं अपने हाउस हेल्प को 1 लाख रुपए दूं और बोलूं कि आपके पास तो 6 बच्चे हैं लेकिन पालने के लिए पैसा नहीं है, मैं आपको 10 लाख रुपए देता हूं, एक बच्चा मेरे को दे दो। इज इट लीगल? बट देयर इज नो प्रोहिबिशन। आपने एक वर्ड सुना होगा, बच्चा दत्तक लेना, सुना है क्या आपने? गोद लेना। इज इट इलीगल? नो। बट आपको फील आ रहा है ना इलीगलिटी का? क्या आप पैसा देके बच्चा खरीद रहे ना? आपको पता है एडॉप्शन लॉज क्या कहते हैं? अडॉप्शन लॉज पहले आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करते हैं, पहले वो देखते हैं कि क्या आप डिजर्व करते हो बच्चा गोद लेना। फिर आपको चॉइस मिलता है क्या? एक बास्केट दिया, गोरा बच्चा, बड़ा बच्चा, मेल बच्चा, फीमेल बच्चा, छोटा बच्चा, मिलता है क्या? मिलता है क्या? नहीं मिलता। आपको अलॉट होगा, उसका एज कुछ भी हो सकता है, जेंडर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कलर हो सकता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों को पैसा देके बच्चा अडॉप्ट करने के लिए दोगे तो व्हाट विल हैपन? भैया कड़क माल देना, फ्रेश पीस, ताजा ताजा गोरा गोरा गरम गरम बच्चा चाहिए, करेंगे कि नहीं लोग? द मोमेंट यू अलाउ। और होता है क्या इंडिया में? यस, हो रहा है। इवन दो इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, बट डोंट यू फील इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ? ये अडॉप्शन लॉज को पूरा डिफीट कर दिया ना। वो इतने सारे लॉज बना के हम बैठे हैं कि भाई ये सब ना हो, और आप इधर क्या करें? पैसा दे रहे, बच्चा खरीद के लेके आ रहे। डू यू थिंक इट इज इलीगल? इट इज इलीगल। आपको पता है किडनी डोनेशन, किडनी डोनेशन लीगल है, किडनी खरीदना लीगल है क्या? बट आपको बेचने वाला बताएगा क्या मैं बेच रहा हूं? वो तो बोलेगा मैं डोनेट करने आया हूं मेरी किडनी। बैक ऑफ द माइंड व्हाट विल हैपन? उसको पता है उसको 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। एक आदमी एक किडनी पे जी सकता है, 20 लाख रुपए बहुत है, उसका बच्चे का मस्त पालन पोषण हो जाएगा। डू यू थिंक इट इज इलीगल? बिकॉज इफ यू अलाउ दिस काइंड ऑफ डोनेशंस देन इट इज डिफीटिंग द प्रोविजन। फिर तो आप इलीगल, आप तो ऑर्गन क्या बोलते हैं, माफिया बन गए हो। होता है क्या इंडिया में? बहुत भारी तादाद में, बहुत बहुत भारी तादाद में। इसके लिए लॉज भी बने हैं,
देयर आर प्रोसेसेस, कोर्ट्स, सब जगह पैसा खिला के एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। जो बेचारे लॉ से बैठे हैं वो अपना नंबर आने का इंतजार कर रहे हैं, जो अमीर है उनको नंबर लगाना ही नहीं पड़ता, वो इस तरह से ऑलरेडी उनको डोनेट करने वाले लोग अच्छे इंसान मिल जाते हैं उनको समहाउ टू डोनेट। तो आपको लगता है ऐसे लॉस होने चाहिए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए? तो मान लो अगर किसी ने डोनेट कर दी किडनी, ध्यान से सुनना, और उसके बाद जो रिसीवर है, डोनी, उसने पैसा देने से मना कर दिया, विल यू बी एबल टू क्लेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, ठीक है ना। सर फ्रॉडुलेंट, अब इसमें क्या ही बताऊं, क्या आपको लगता है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस होने चाहिए? पिकासो का पेंटिंग ले लो, मैंने आपको फेक पिकासो का पेंटिंग दिया, डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड हैपन? इसका कंसिडरेशन क्या था? मेरा ऑब्जेक्ट क्या था? फेक पेंटिंग को ओरिजिनल बोल के बेचना, क्या ये लॉफुल है? तो फिर वॉइड। इन्वॉल्व्स इंजुरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, बड़ा सिंपल है भाई, वो बुढ़े अंकल है ना, उसको धक्का मार दो भाई सीढ़ी पे से। ये सारे इंट्रूसिव थॉट्स मेरे को नहीं आते, ये सारे रियल वर्ल्ड केसेस है। देयर आर पीपल हु हैव डन दिस, आप न्यूज में खंगालोगे सब मिलेगा। देयर आर पीपल हु डू दिस। आपको बच्चों को 1000 रुपए देंगे और बोलेंगे भाई वो जो रेड कार खड़ी है ना, ये पत्थर ले और अपना नाम लिख के आ जाओ उस रेड कार पे। डोंट यू फील इट विल प्रोवाइड इंजुरी टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन? अब वो तो छोटा बच्चा है, शरारती, बट क्या आपके ऊपर लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं? यस, लिए जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पर्सन या उसकी प्रॉपर्टी को इंजुरी हो रही है, फ्रॉडुलेंट है, या ऐसा है कि इट विल डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, या स्ट्रेट फॉरवर्ड इलीगल है, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, मेरा फ्लैट है, मेरे को रेंट पे देना है, कुछ इलीगल है इसमें? मेरे को रेंट मिलेगा 20,000 रुपए पर मंथ, कुछ इलीगल है इसमें? लेकिन अगर मैं ये ड्रग लॉर्ड को दूं जो वहां पे बैठ के इलीगल ड्रग्स बनाएगा, तो मेरे को 40,000 रेंट देने के लिए तैयार है, तो मैंने क्या किया? मैंने उसको रेंट पे दे दिया। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है, मैं बोलूंगा सही है, मैंने क्या किया गलत? मैंने फ्लैट रेंट पे दिया है। अब इसमें क्या गलत है? आपको पता है कि वो गलत चीज के लिए इस्तेमाल करने वाला है, यू आर चार्जिंग मोर रेंट क्योंकि वो गलत काम करने वाला है। दैट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। 20,000 में अगर आप किसी फैमिली को रेंट पे देते चलता, बट जानबूझ के ज्यादा रेंट कमाने के लिए आपने क्या किया? किसी ऐसे इंसान को जो ड्रग बना रहा है, ड्रग्स बनाने से सोसाइटी का गंदा होगा? आपको नहीं लगता ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होना चाहिए? अ पर्सन हु इज ऑलरेडी मैरिड, मैं उसको पैसा दे रहा हूं, सुनना, अपने पति को डिवोर्स दे, उसके लिए जितना खर्चा आ रहा है ये ले, और उसके बाद मुझसे शादी कर ले। अब आप बोलो इसमें क्या इलीगल है? ये भी रियल केसेस है भाई, रियल वर्ल्ड पे बात किया उसने तो सारे रियल वर्ल्ड केसेस दिया मैंने आपको। अब बताओ इसमें क्या इलीगल है कुछ इलीगल? मैं एक आदमी को पैसा, एक लड़की को पैसा दे रहा हूं टू फाइट द केस, मैंने क्या करा कुछ इलीगल? आई एम हेल्पिंग हर आउट विथ मनी। इन रिटर्न उसने प्रॉमिस किया है कि डिवोर्स होने के बाद वो मुझसे शादी कर लेगी। शादी करना भी लीगल है, किसी को हेल्प करना फाइनेंशियली वो भी लीगल है। अब बताओ इसमें क्या गलत है? मैं गंदा इंसान हूं, है ना? हाँ सर अब आप आ गए मॉरलिटी में। सर दिस इज इमोरल, भले ये इलीगल नहीं है बट ये इमोरल है। क्यों? क्योंकि आप किसी का हंसता खेलता परिवार तोड़ रहे हो अपना बसाने के लिए, करेक्ट? तो ये इमोरल है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड होते हैं, मतलब यू कैन नॉट एनफोर्स देम इन कोर्ट ऑफ लॉ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट्स कर नहीं सकते, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हो और फिर अगर आपको धोखा मिलता है तो आप कोर्ट में जाके रो नहीं सकेंगे। अच्छा नहीं लगेगा ना कि सर ये गुंडे को मैंने घर दिया था, है ना, इसको बोला था ड्रग्स वग्स बनाना है, बना, मेरे को ज्यादा रेंट दे, सर ये ज्यादा रेंट नहीं दे रहे बोलोगे आप सो सर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इलीगल होते हैं और कुछ इनडायरेक्टली इलीगल होते हैं। ऑल दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड। यूनिट 3 में इन सब पे डिटेल में चर्चा होगी। तो ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी, इतने लाइन का मतलब समझाओ कोई तो मेरे को। ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी, उड़ाने का? नहीं, हाँ करेक्ट। बेसिकली आपने कोर्ट केस फाइल किया है, अब आप उसको वापस ले लोगे, ठीक है? तो सिंपल है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी का मर्डर किया मिस्टर सी के सामने, सी ने ए के ऊपर केस डाल दिया मर्डर का,
ए ने उसको बोला कि मैं तेरे को भी मार दूंगा, देख जाना तो है जेल में, है ना, तो नेक काम में देरी क्या, तेरे को भी मार के जाता हूं। सी ने बोला अरे रे 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 गंदा आदमी, ऐसे मत कर। तो बोले एक ऑप्शन है तेरे पास, मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा, तू ये केस वापस ले ले। अब सी सोच रहा है जिंदगी में मरूंगा भी नहीं, मतलब जिंदा भी रहूंगा, प्लस पैसा भी रहेगा मेरे पास 1 करोड़, और क्या चाहिए। देखो जाने वाला तो चला गया ना, अब केस करने से बी वापस आ जाएगा क्या, प्रकट हो जाएगा क्या? बुरा लग रहा है क्या आपको? बुरा मत मानो, फैमिली वाले करते ही है ये। जो आदमी मरा है ना उसके फैमिली वाले करते ही है रियल वर्ल्ड में, कि पैसा ले लो, मरने वाला तो मर गया, अब जो हम बचे हम अच्छे से जी लेंगे। डू यू थिंक ये केस वापस लेना अलाउड होना चाहिए? बुरा लग रहा है? मैं किसी पे केस फाइल करूं और मैं वापस ले लूं, तुम्हारा क्या जा रहा? डू यू थिंक इट इज इलीगल? लगा था क्या जब तुमने एक क्लास ज्वाइन किया था कि मैं इतना नेगेटिव आदमी हूं? मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल्स पे ध्यान देता हूं। आप लोगों को किताब से उठ के रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिस करना है। रियल वर्ल्ड मेंटालिटी कैसे समझेगी जब आप ऐसे, वो सावधान इंडिया क्यों देखते हैं आपके घर वाले? ताकि पता रहे कि अच्छा ये दूध वाला भैया इसको घर में नहीं लेने का। वो उस दिन वाले एपिसोड नंबर 132 में स्टेज मर्डर किया था। तो ऐसे केसेस से सीखने मिलता है। लॉ कहता है मर्डर इज नॉट अ क्राइम अगेंस्ट अ पर्सन। डू यू थिंक इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द पर्सन? मर्डर इज अ क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर मैं गाड़ी में हूं, रात है, मुझे ढंग से दिख नहीं रहा है, और अगर मेरी गाड़ी फुटपाथ पे चली जाती है और मान लीजिए 10, 12, 20 लोग उसके नीचे दब जाते हैं, और फिर मैं निकल के बाहर आता हूं और लोगों को बोलता हूं कि मैं नहीं चला रहा था, वो आ रहा है अभी ऑन द वे उबर से, वो चला रहा था। तो मैं सबको पैसा दे दूं, सब लोग बोले इट्स ओके ब्रो, तू तो मेरा भाई है। चलता है भाई, चलेगा क्या भाई? अब क्या प्रॉब्लम है यहां पे? देखो लॉस उस पर्टिकुलर फैमिली का हुआ है, बट अगर आप इस तरह के केसेस को रिवोक करना अलाउ करोगे, देन अंबानी के बेटे क्या करेंगे? वो चेकबुक लेके ही रास्ते पे नहीं, सॉरी फुटपाथ पे चलेंगे। जैसे आवाज एक टप, कांच नीचे क्या, चेक फेंका, आगे बढ़े, टप, कांच नीचे क्या, चेक। पैसा है तो उनके पास। हम लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं ना, बहुत अमीर लोग 2-4 लोगों को पकड़ के जंगल में डाल देते हैं, फिर उनका वीडियो देखते कैसे मारते एक दूसरे को। ये रियल वर्ल्ड में हो सकता है। हैव यू हर्ड अबाउट एप्स्टीन फाइल्स? देन यू नो व्हाट मनी कैन बाय। अब आप मेरे को बताओ ना, अगर एप्स्टीन के ऊपर किसी ने केस डाला है, एप्स्टीन बोल रहा है ले पैसा वापस ले केस, डू यू थिंक इट शुड बी अलाउड? दीज आर क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी, और ये केसेस आप वापस नहीं ले सकते। इनफैक्ट आप चाहकर भी नहीं ले सकते। स्टेट विल फाइट बट द केस विल नॉट गो अवे। सर एकदम नेगेटिव बातें करें आप, थोड़ा छोटा एग्जाम्पल लो, ठीक है? मैं अपनी कार से आ रहा था, अथर्व पैदल पैदल आ रहा था, मैंने कहा ये तो अथर्व है, थोड़ा पास में आके हाय बोलता हूं। मैं थोड़ा पास आते रहा। अब अतर ने, अरे तो सर ही आ रहे हैं। अतर ने सोचा मैं भी सर को पास आने देता हूं, फिर हाय बोलता हूं। उसे क्या पता था कि मैं जरा ज्यादा ही करीब आ जाऊंगा। मैंने गाड़ी से उसको भिड़ा दिया, डायरेक्ट गिर गया वो नीचे, ठीक है? फिर उठा, ले सर क्या है, व्हाट इज दिस, लगी नहीं उसको। लेकिन क्या ये क्राइम है? यस। बोला सर आप लॉ पढ़ाते हो ना? अब कल देखो न्यूज़पेपर में क्या आएगा, लॉ का ही टीचर फंस गया जेल में। गौर से देखिए इस चेहरे को। भाई ने बोला मैं केस डाल दूंगा। मैंने कहा सुनना दोस्त, थोड़ा ये पैसा से लेके मैनेज कर ले। डू यू थिंक दिस शुड बी अलाउड? नो। इज इट राइट? मैंने क्या मारा भी रहा क्या उसको? देखो दोस्तों, 2 तरह के ऑफेंस होते हैं, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब मैंने किसी को गाली दे दी, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में झगड़ा हो गया, है ना, मैंने किसी की बुक चुरा ली, मैंने किसी की गाड़ी पे स्क्रैच कर दिया, मैंने किसी को लाफा मार दिया, ये सारी चीजें छोटी चीजें, इट इज नॉट क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। मर्डर, किडनैपिंग इज। तो अगर कोई छोटी मोटी चीज है, मतलब कंपाउंडेबल चीज है, और उसका आप कंपाउंडिंग करोगे तो चलेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर केस वापस लेना अलाउड नहीं। एक भाई ने दूसरे भाई पे केस कर दिया कि इसने मेरे को घर पे गाली दी थी, क्या ये केस मेंटेनेबल है? यस। भाई ने गुस्से गुस्से में दूसरे भाई को गाली दे दी, उसने कोर्ट में जाके केस कर, मतलब पुलिस में स्टेशन में जाके केस कर दिया। अगले दिन उसके मम्मी पापा आए,
दोनों को गाली दी और इसको बोला केस वापस ले। क्या वो केस वापस ले सकता है? यस। इज इट क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी? नो। ऐसा नहीं है कि हर केस वापस लेने में प्रॉब्लम है, बट सम केसेस आर हीनियस क्राइम्स या बड़े क्राइम्स है जो हमें लगता है कि अलाउड नहीं होना चाहिए, तो ऐसे केसेस आप वापस नहीं ले सकते। आपको डिफरेंस समझ रहे हैं लॉ में? आप सोचो ना, लॉ कितना प्रैक्टिकली बना हुआ है, हर आदमी की सिचुएशंस के हिसाब से बना हुआ है। तो लॉ कहता है जब भी आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करेंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप एनफोर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है? चलो, तो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। मर्डर वाले केस में जब मैं उसको पैसा ऑफर कर रहा हूं, क्या वो एनफोर्स कर सकता है? क्या वो कोर्ट में एनफोर्स कर सकता है? और दूसरे केस में जहां गाली गलौज हो गई थी और केस वापस लिया जा रहा है विथ कंसिडरेशन ऑफ मनी, क्या वहां पे पैसा रिकवर किया जा सकता है? यस, लॉफुली इट इज अलाउड। चलो, ए प्रोमिसेस टू ड्रॉप प्रोसिक्यूशन। अब आपको ये वर्ड समझा, ड्रॉप प्रोसिक्यूशन मतलब केस वापस ले रहा है वो, इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी। अब ये भी बहुत जबरदस्त है। ए ने क्या, ए अपने घर में चुपचाप सो रहा था, तो बी वो पाइप से चढ़ के खिड़की से अंदर घुस गया, चोरी करके चला गया। बी को नहीं मालूम कि वहां सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो वो चोरी करते हुए, पानी पीते हुए, खाना खाते हुए पकड़ा गया घर में। जब पकड़ा गया, पुलिस लेकर चली गई उसको, तो भाई ने मस्त डील किया, बोले देखो आप अगर ये केस वापस ले लेते हो, मैं आपको बता दूंगा चोरी का सामान कहां रखा है, तो आपको आपका पूरा सामान वापस मिलेगा। मैंने शर्मा जी के यहां पे भी चोरी मैंने की थी, उनका सामान कहां है वो भी बता दूंगा, तुम उसमें से भी कुछ रख लेना चाहिए तो, लेकिन केस वापस ले लो। डू यू थिंक दिस शुड बी अलाउड? नो। Robbery is not crime against the person, it is crime against the society. We don't want to live in a society where robbery happens, right? ए बहुत शाना था, ए लॉ पढ़ के आया था। ए बोलता है कसम से मैं केस वापस ले लूंगा, तू बस बता दे कहां पे है। उसने बता दिया कहां है, और फिर केस भी वापस नहीं लिया। क्या ये चोर कोर्ट में बोल सकता है सर ये नालायक है आदमी मैंने इसको बताया इसका सामान कहां पड़ा है, फिर भी साला ये केस वापस नहीं दे रहा है, इसको जेल में डालो। सुनेगा क्या कोर्ट? सर रॉबरी का केस है, वो चाहकर भी वापस ले सकता है क्या? इट इज क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी। तो लॉ क्या बोलता है? ये सारे रिस्टोर है ना, यहां पे लिखा है बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड एंड अनलॉफुल। अगला वाला तो मजाक ही है एकदम। ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी अगेंस्ट 100 kg ऑफ कोकेन। व्हाट डू यू मीन बाय कोकेन? स्माइल क्यों करे तुम लोग? स्माइल नहीं करने, गंदी बात नहीं करने का। ये इलीगल है, अनलॉफुल है, और ऐसा किया तो बहुत मार पड़ती घर पे। हाँ, दोस्तों के यहाँ पे भी नहीं करने का सब। मैंने सुना है जेंजीज आर नॉट गोइंग इन टू ऑल दिस, है ना? नहीं कर रहे जेंजीज, है ना? कुछ अलग ही नशे कर रहे जेंजीज हाइलाइटर सूंघ लिया नेल पेंट रिमूवर पी के मर गया कभी कभी न्यूज पढ़ो तो उम्मीद ही छूट जाती भाई लाइफ से, इनके लिए बचा रहा हूं मैं पानी भाई जबरदस्त। पार्थ, क्या रियल लाइफ हो गया काफी और चाहिए? पार्थ भी लाइक सर मेरे ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। चलो भाई, और क्या नया है इतने में? हाँ, एल्यूमिनियम फॉइल, हाँ, विक्स, पेट्रोल, और पेट्रोल का नया है भाई आजकल। हाँ, रॉकेल पेट्रोल, वही ऐसा गाड़ी का डिक्की खोला, हाँ मेरा माइलेज बढ़ गया क्या सस्ते नशे है भाई, जबरदस्त। तुम लोग के, मेरे को तो लगता है इसीलिए ट्रंप ने ईरान पे वॉर किया है। ये कुछ भी हो रहा है बोले पेट्रोल सूंघ रहे लोग अभी, जबरदस्त। ये सारी आइडियाज मेरे से मिली, मत बोलना घर पे लास्ट, देन आई एम एंडिंग द क्लास। एग्रीमेंट एंटर इनटू मस्ट नॉट बी विच द लॉ डिक्लेयर्स आइदर इलीगल और वॉइड। ये बाद में डिस्कस करना ब्रेक में, तू क्या सूंघता है? हाँ, ब्रेक में, अभी नहीं। एंड एन इलीगल एग्रीमेंट इज एग्रीमेंट एक्सप्रेसली, ए थामा, इतना क्या बहेगे तुम लोग? बाप रे, एप्पल वाले एग्जाम्पल में कुछ नहीं हुआ था तुमको? पेट्रोल, ऐसा लग रहा है मैंने कोई की के तुम्हारा जिसको छू लिया ऐसे कि अरे सर ये कैसे बोल दिया चलो सर करते हैं कुछ। नहीं मेरा नहीं ट्राई किया था मैंने, नहीं होता मेरे गाड़ी में और कुछ है क्या? बताना, कुछ है?
कौन निकी करके आई है? निकी, व्हाट इज दिस? कल इसलिए एब्सेंट थे क्या? हो हाइलाइटर, हो ए क्लास में हाइलाइटर, ए तू रख रहे नीचे हाइलाइटर. हाइलाइटर इज नॉट अलाउड इन दिस क्लास एनीमोर. सुन के देख रहा हूं. ए भगवान, इस जनरेशन को मुझसे बचा लो. हाँ, व्हाइटनर, हाँ वो भी होता है. अवॉइड एग्रीमेंट इज वन विदाउट एनी लीगल इफेक्ट. वो बीच में एक बंदा भी आया था, बहुत फेमस हो गया था वो व्हाइटनर वाला. रास्ते पे कुछ गुड्स बेचता था, फिर पैसे कमाता था, उससे व्हाइटनर लेता था. देखा नहीं तुमने? वो स्कूल वूल जाने लगा, लेकिन अभी वो सुधर गया. उसको एनजीओ ने पकड़ लिया उसको. तो जबरदस्ती उसकी लाइफ अब अच्छी हो चुकी है. अब वो पैसे कमाएगा और महंगे नशे करेगा. जिसके सेहत के लिए शायद थोड़े अच्छे हैं. वाओ. थ्रेट टू कमिट मर्डर. क्या थ्रेट टू कमिट मर्डर? मार डालूंगा बेसिकली. इलीगल है. मेकिंग और पब्लिशिंग डिफेमेटरी स्टेटमेंट. बताओ क्या होता है इसका मतलब? हाँ, मतलब गलत बोलना, डिफेम करना. मतलब मालूम है कि ये सुन के उसका नाम खराब होगा, है ना. और एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. क्या मैंने आपको बताया अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? एक केस बताया था, रेंटल वाला. एनी क्वेश्चन? नो, ओके. और इलीगल इन नेचर. सिमिलरली एनी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज एंड लीगल प्रोसीडिंग्स आर ऑल्सो क्लासिक एग्जाम्पल. तीनों आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ाए जाएंगे. ना मैं किसी को शादी करने से रोक सकता हूं, ना मैं किसी को बिजनेस करने से रोक सकता हूं, ना मैं किसी को लॉ का इस्तेमाल करने से भी रोक सकता हूं. ये भी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा चार्ट कंप्लीट होता है और क्लास भी कंप्लीट होता है. कहां है हमारा चार्ट? 3 पॉइंट अब लिखेंगे आप लोग. कंसिडरेशन, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट. कंसिडरेशन हो गया ना? तो यहां पे एक लाइन ज्यादा है, उसको मैं हटा देता हूं. गलत लाइन हट गई. फटाफट लिखो भाई, मैं जा रहा फिर. लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. मर्डर, किडनैपिंग टाइप. इलीगल, इमोरल. ये दोनों एक ही है. मतलब ये जो दोनों पॉइंट दोनों में आता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट कंसिडरेशन एक ही चीज होती है पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ मैम. हाँ हाँ, कोर्ट में डालो. मतलब मान लो कोई स्मगलिंग कर रहा है, कोई ट्रांसपोर्ट वाला है, और आपको पता है कि वो ट्रक के अंदर, टॉयज के अंदर स्मगलिंग कर रहा है, तो ये कानूनन जुर्म है. तो आप उसको पकड़वाओ और वो जाए, वो उसका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेना चाहिए, उसका बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसके अंदर जाएगा, स्मगलिंग में आएगा वो. ठीक है. आपको पता है कि वो स्मगलिंग हो रही है, और फिर आप टॉयज परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो. आपको पता है टॉयज के अंदर क्या है? कोकेन है. गाइस 1 सेकेंड प्लीज. आपको पता है टॉय के अंदर कोकेन है, फिर भी आप उससे टॉयज परचेस कर रहे हो. दिस विल कम इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो टॉयज परचेस करने का भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, सिंस यू न्यू कि टॉयज के अंदर कोकेन है. सो आपका इंटेंशन क्या था? स्मगलिंग. आप टॉयज बच्चों में बांटने के लिए खरीद रहे हो या स्मगलिंग के इंटेंशन से खरीद रहे हो? स्मगलिंग. दैट मीन्स दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. हाँ, चलो भाई, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सूंघो. बी रिस्पॉन्सिबल. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल. ओके. गॉड ब्लेस यू ऑल. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स. कल का होमवर्क सारे 11 इसेंशियल्स याद करके आना है, सारे डेफिनेशंस भी याद करना है, और कल से मैं आपको रियल होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा. ठीक है. क्विड प्रो क्यो. When at the desire of the, बहुत बड़ा डेफिनेशन. सेक्शन 2 क्लॉज डी. बोल के बताओ. वो यूनिट नंबर 2 में है. When at the desire of the promiser, the promisee or any other party has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, then such act, abstinence or promise is called consideration for the promise. ये आपको लर्न करने का है अगले यूनिट में. डरो मत, बड़े आसानी से होता है. बाय बाय एवरीवन. लॉट्स